फिर मेरे दिमाग में दो चीज़ आई। एक तो जिस समाज से मैं आता हूँ, जिस गोत्र से आता हूँ, उसको इकट्ठा करना, उसके इतिहास को ढूंढना और उसको एक मंच पे लेके आना। साथ ही इसके पैरेलल मैं अपने गांव जिसमें मैं पैदा हुआ, जिसने मेरे को अफसर बनाया और यहाँ तक पहुँचाया, तो उसके लिए मैंने सोचा कि अभी अपना जीवन अपने गांव के ऊपर लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि ग्राउंड मीडिया खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। फिलहाल कर्नल करमबीर सिंह लवाच हमारे साथ मौजूद है और चरखी दादरी से समाज सेवी मनोज सिंह लवाच भाई जो हमारे अच्छे खास मित्र भी है, आज भाई से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तो भाई साथ में फौजी साहब से भी हमारी मुलाकात होगी। भाई तकरीबन 40 साल तक देश की सेवा करने के बाद 4 साल हो गए भी फौजी साहब ने लगातार समाज की सेवा में दिन रात इन्होंने एक कर रखी है। फिलहाल इस किताब के ऊपर भाई जो लोहाच गोत्र का जो इतिहास, जो किताब आप देखने लग रहे हैं भाई, इसके रचयिता, इसके लेखक, इसको लिखने वाले भाई खुद फौजी साहब हैं। इस किताब के ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो सोचा भाई एक खास जानकारी खास तौर पर है आजकल के जो नौजवान युवा हैं उनके लिए भाई हमारे इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। खास तौर पर लोहाच गोत्र के जो बेटा बेटी हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले तो फौजी साहब अपना जो परिचय है, ग्राउंड मीडिया के जो लाखों दर्शक है उनको अपना परिचय बता दीजिए एक बार। धन्यवाद अजय जी। साथ ही आपके लाखों दर्शकों को मेरा नमस्कार। मनोज भाई, सबसे पहले ग्राउंड में स्वागत है भाई जी। और आज तो आपसे मिलने के लिए आए थे, अंकल जी से मुलाकात होगी भाई जी। हाँ जी अजय भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके और आपके जो जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी राम राम हाथ जोड़ के। और आप ऐसे ही समाज को आगे बढ़ाते रहो, लोगों तक जानकारियाँ देते रहो। आपकी मैं वैसे भी वीडियो देखता रहता हूँ और आप आए तो मैं कर्नल साहब से भी आज मेरी मीटिंग थी। तो ये तो मान लो एक सहयोग है जो आपकी मुलाकात इनसे होगी है। तो मेरे से ज़्यादा आप इनसे चीज़ें पूछो, मैं तो अनुभव बहुत कम है मेरा। तो ये समाज को काफ़ी कुछ पहले भी अपनी तरफ से दे चुके हैं और आगे भी बहुत कुछ बता सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप इनसे इनके बारे में एक बार थोड़ा सा पूछिए। बिल्कुल फौजी साहब, रिटायरमेंट के बाद भाई समाज सेवा के मन में मतलब कैसे विचार आए कि भाई परिवार के लिए तो टाइम दे रहे हैं लेकिन भाई साथ साथ में समाज सेवा जो लगातार 4 सालों से आप कर रहे हैं फौजी जीवन के बाद, ये मन में कैसे आपके विचार आया? बिल्कुल आपका सही सवाल है जी। मैं 2019 में रिटायर हुआ और उस समय मेरी उम्र थी 57 साल जी। आने के बाद 2 साल मैं नॉर्मल सेटल हुआ, क्योंकि एक फौजी के लिए ये दूसरी पारी होती है। फौजी जीवन अलग है और आम नागरिक का जीवन अलग है, तो हर आदमी को 2 साल तो लग जाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मेरे दिमाग में 2 चीज़ आई। एक तो जिस समाज से मैं आता हूँ, जिस गोत्र से आता हूँ, उसको इकट्ठा करना, उसके इतिहास को ढूंढना और उसको एक मंच पे लेके आना। साथ ही इसके पैरेलल मैं अपने गांव जिसमें मैं पैदा हुआ, जिसने मेरे को अफसर बनाया और यहाँ तक पहुँचाया, तो उसके लिए मैंने सोचा कि अभी अपना जीवन अपने गांव के ऊपर लगाना चाहिए। और इसके लिए मैं, यकीन मानिए, अभी मैं 64 साल का हो गया, मेरा बचा हुआ जीवन, मेरा गांव ही मेरी फौज है, वहीं पर मेरी पोस्टिंग रहेगी और मेरे गांव की जो मिट्टी है वही मेरी वर्दी होगी। बिल्कुल, देख लो भाई, गांव से जो गांव के प्रति जो प्रेम भावना है वो फौजी साहब जो बताने लग रहे हैं। अच्छा, जो बंजर भूमि को लेकर के जो आपने जो संस्था बनाई है बाड़ीवाड़ा धाम जो ट्रस्ट है, ये कैसे मन में आया आपके कि भी एक संस्था बनाते हैं जो साथ साथ में गांव के साथ अनेक जो गांव हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, मैं 2021 की बात करता हूँ जी, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ गुजरा था। तो उस समय जो वेजिटेशन था वो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे और अपने हरियाणा में जो पंचायती ज़मीन जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे, जंगल टाइप होते, तो उसको डाबड़ा बोलते हैं हरियाणवी लैंग्वेज। तो मेरे गांव, हाँ जी, मेरे गांव में 9 डाबड़े हैं जी। और ये 9 के 9 डाबड़े बहुत ही गहरे डाबड़े थे। बहुत ज़्यादा वेजिटेशन था और पशु पक्षी बहुत थे वहाँ पे। जब मैं 21 में गया, आप यकीन मानिए, वहाँ पर
पेड़ नाम की चीज़ नहीं थी, सारे डाबड़े बंजर बन चुके थे। और इसका कारण था 1995 की बाढ़। उस बाढ़ ने अगले 5 साल में पूरा सफाया कर दिया। जब मैं 21 में गया तो मेरे को पहचान करने में भी मुश्किल हो गया, तो मेरे आत्मा काफ़ी दुखी हुई। मैं सोचा कि नहीं, जीवन के 40 साल वो निकल गए और अभी मैं सोचा कि बचा हुआ जीवन के लिए मैं इसको वैसा ही बनाऊंगा जैसा मैं चाहता हूँ। और उसके लिए ज़रूरी बात है कि आपको लीड करना पड़ेगा। काम करने के लिए देखो समाज को साथ लेना ज़रूरी है, समाज साथ चलता भी है, नेतृत्व की आवश्यकता होती है। हाँ जी। तो इसलिए मैंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे ये जो समस्या थी इसके बारे में विचार किया। भाई देखो, इसके चारों तरफ आपके खेत लहला रहे हैं, लेकिन ये पंचायती ज़मीन है, तो इसके लिए ये भी वैसी हो सकती है, तो क्यों नहीं हम वैसा बनाएं। बोला कैसे बनाएं, ये तो होंगे नहीं, सब हो जाएगा, आप मेरे साथ चलो, सब हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, ये जो पहले एक डाबड़ा को चुना जिसका नाम बाबा बाटी वाला है, इसके नाम पे हमने ट्रस्ट बनाया, महम जाके रजिस्टर कराया और इसके नाम अकाउंट खुलवाया और आपस में हमने चंदा इकट्ठा करके थोड़े से पैसे इकट्ठे किए। उसके ऊपर फिर क्या किया, हमने ये ज़मीन उबड़ खाबड़ थी, तो हमने अपने गांव के लोगों के ट्रैक्टर इकट्ठे किए और आप ये मानो कि 15 ट्रैक्टर डेली तकरीबन 10 दिन तक बाहर से मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी वहाँ लेकर आते थे। जेसीबी हायर किया, मिट्टी आप ये मानो कि तकरीबन 15,000 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी, कितना ज़्यादा था वो लाए, उसको लेवल किया और समतल कर दिया, तो यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद फिर इसको मिट्टी का टेस्ट कराया रोहतक से, तो उसमें बताया कि भाई इस मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको जिप्सम और गोबर, ये 2 चीज़ चाहिए। हमने जिप्सम नागौर से 40 टन जिप्सम मंगवाया, गड्ढे खोदे, सब गड्ढों में डाला, गोबर का खाद डाला, फिर गोबर के खाद को जो केचुआ खाद होती है ना, उसमें भी कन्वर्ट किया और वो पौधों में डाला, तब जाकर हमारी भूमि तैयार होगी। फिर हमारा अगला मिशन था कि इस पे पौधे लगाना है, तो पौधे के लिए हमारे को चाहिए थी मदद वन विभाग की। मैं रोहतक ज़िले के जिला वन अधिकारी मैडम थी, रेणु मैडम, उनके पास गया, अपना प्रस्ताव बताया तो वो काफ़ी खुश हुई। तो उन्होंने महम रेंज पड़ता है वहाँ से पौधे दिलाए, तो पहले झटके में हमने 1000 पौधे लगाए और ये बात है 2022 की। जी जी, ठीक है, पौधे लग गए और पौधे लगाए जुलाई में। 1 महीने बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, तो उसका तकरीबन 60% पौधे मर गए, फिनिश हो गए। और जब ठान रखी थी तो कितनी भी समस्या है, लेकिन हमने बनाना है उसको कैसे भी। तो फिर क्या किया, जैसे ही बाढ़ नीचे उतरी, हाँ बाढ़ नीचे उतरने की कहानी मैं अलग से बताऊंगा, उसके लिए भी नहर विभाग से बहुत हमने प्रयत्न करना पड़ा। तो पानी उतर गया, फिर उसी साल अक्टूबर में फिर 60% जो मर गए थे वो लगाए। अभी वो 1000 के 1000 पौधे पहले साल लगाए थे, तकरीबन 15-15 फीट के हो गए हैं, बड़ी अभी बिल्कुल हरियाली हो गई है। तो ये तो हमारा था पहले साल वृक्षारोपण। उसके बाद इसके साथ ही जो बाढ़ वाली समस्या तो हर साल होनी है। ये जो इलाका है काफ़ी लो लाइंग है, बहुत नीचे है। तो जो तालाब की खुदाई वाला जो प्रोजेक्ट था 15 लाख रुपए खर्च करके जो सौंदर्यीकरण किया था, वो इसी में है? हाँ नहीं, ये उसे थोड़ा सा हटके है। चलो मैं तालाब के बारे में बताता हूँ। तो पहले जैसा कि बताया कि बहुत ज़्यादा पेड़ थे यहाँ पे, एक छोटा सा मंदिर था और ये जो उसको जोड़ बोलते हैं, लेट बोलते थे हम अपने भाषा में, तो लेट थी, बहुत अच्छी थी, गहरी लेट थी। वो अभी ऑलमोस्ट समतल हो चुकी थी, किसी ने खुदाई नहीं कराया। फिर मैं सोचा कि मेरे इसके लिए 3-4 सपने थे। एक इसको खोदना, इसको पक्का कराना ताकि इसका सौंदर्यीकरण भी हो, और जो हम पौधे लगाए हैं इसको चारों तरफ बाउंड्री के ऊपर, ये 6 एकड़ ज़मीन है, तो ये इसके ऊपर इसकी तारबंदी ताकि बाहर से पशु ना आए। तो हमने तारबंदी कराई, दादरी से मंगा के तारबंदी कराई। फिर इसके लिए क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा बजट चाहिए था, हम गए लोकल एमएलए कुंडू साहब के पास कि कुंडू साहब ऐसे ऐसे बात है, आप हमारे एमएलए हो, हमारे को जेसीबी की मदद दे दो तो हमारा ये काम हो जाए। बोला ठीक है जी, लेकिन तेल आपको डलवाना पड़ेगा, जेसीबी में दे दो। मैं बोला ये भी बहुत मदद है, ठीक आप जेसीबी दे दो। 1 महीना एक जेसीबी और
तकरीबन 10 ट्रैक्टर लगातार, क्योंकि जेसीबी खुदाई कर रही है तो वही मिट्टी हमने ये जो 6 एकड़ जहाँ पेड़ लगाए थे उसमें फैला दिया, क्योंकि तालाब की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, गोबर वोबर होता है ना। तो हमने इस प्रकार से इसकी 1 महीना खुदाई की, और खुदाई करके इसका जो साइज़ बना था 200 फीट बाई 200 फीट बाई 14 फीट इतना गहरा हो गया। तो इस प्रकार से खुदाई तो ये होगी, फिर इसको पक्का कराना, तो पक्का कराने के लिए भी हमारे को 2 महीने लगे, और इसके लिए जो माल आया था तकरीबन 400 टन आप बोल सकते हो, बिजली, रोड़ी, रेत और 1150 सीमेंट के कट्टे, ये मेरे ने हिसार से मैंने मंगवाए, और इसमें सारा खर्चा है लगभग 15 लाख। तो सरकारी विभागों ने मतलब साथ दिया था? इसके लिए हमने मांगा भी नहीं, इसके लिए हमने मांगा भी नहीं, क्योंकि देखो ये सामाजिक काम था, ये हमारी ज़मीन है। और आज ये मंदिर, हमने मंदिर का भी रेनोवेशन कराया था, मंदिर और ये तालाब आप यकीन नहीं मानेंगे, शायद हरियाणा में शायद किसी ज़िले में हो, देखने लायक है। फौजी साहब, मंदिर और जो मंदिर का जो कच्चा रास्ता था उसके निर्माण के लिए वो प्रक्रिया क्या थी, एक बार बताओगे जो सुनने में आया हो? हाँ बिल्कुल, ये जो मंदिर था पहले बिल्कुल छोटा सा था जी, हमने इसको अभी पूरा काफ़ी बड़ा बनवा दिया है। हाँ। और इसमें भी हमारा तकरीबन 25 लाख के लगभग खर्चा हुआ है। हाँ। मेन सड़क से यहाँ तक रास्ता था ही नहीं, तो किसानों से ज़मीन लेके हमने इसको मिट्टी डाल के रास्ता कच्चा बनाया, फिर ज़िला परिषद से बात करके वहाँ से इसको पक्का कराया, अभी वहाँ से बिल्कुल पक्का रास्ता बन गया। बिल्कुल भाई, देख लो सामाजिक क्षेत्र के अंदर है जो बढ़ चढ़ करके फौजी साहब लगातार सेवा करने लग रहे हैं। चाहे गांव में डाबड़े की बात करें, हजारों पेड़ पौधे लगाने की बात करें, और तालाब का निर्माण, यानी कि जो तालाब का निर्माण करवाने के बाद साथ साथ में मंदिर का निर्माण, कच्चे रास्तों का निर्माण, जहां पर भी इनकी आवश्यकता होती है, इनको ये लगता है कि हमारे गाँव के अंदर है, यहाँ पर ये कमी है और उसके सौंदर्यीकरण के लिए हम ये कदम उठा सकते हैं, उसकी लिए लगातार तत्पर रहते हैं। और भाई साथ साथ में जो आप इंतजार करने लग रहे हैं भाई, लोहाच गोत्र की इस किताब का, इस इतिहास का, जो नौजवान युवा इसको जानना चाहते हैं, लोहाच साहब इसके बारे में कैसे आपके मन में आया कि भाई मैं लोहाच गोत्र का जो इतिहास है पूरी जानकारी, भाई लोहाच गोत्र का पूरा इतिहास भी इसमें उनके दादा परदादा जहां से लोहाच गोत्र की शुरुआत हुई है पूरा डाटा इन्होंने लिख रखा है, कैसे मन में आया जी आपका? बिल्कुल, और इसके बारे में भी साथ साथ हम हाँ जी, अभी मेरे को मेरे गांव के अलावा ये नहीं पता था कि लोहाच किस किस गांव में है जी, और और मेरे को ये भी नहीं पता था लोहाच गोत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये दिमाग में आया मेरे तकरीबन 2020 के आसपास जी। फिर मैंने इसकी शुरुआत के लिए मैंने गांव में कांटेक्ट किया और उनसे बताया कि भाई नांदा गांव में से हम निकले हैं, और इस गांव में 2-4 गांव का नाम का पता चला। कौन सा गांव था? नांदा? नांदा, बिल्कुल, चरखी दादरी जिले का गांव नांदा। हाँ, जिला चरखी दादरी और बाडड़ा तहसील है वहाँ से। फिर वहाँ के नंबर लिए, कांटेक्ट लिया, और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गया, लोगों से बात किया, और फिर वहाँ से पता चला कि नांदा से किस किस दिशा में हमारा जो था विस्थापन हुआ था, लोग जाते। ये बात है, नांदा में जो गांव बसा था, जो हमारा फाउंडिंग फादर था लोहाच का, उसका नाम था लाल सिंह, और लाल सिंह से मिलता जुलता लोहाच नाम दिया गया था गोत्र का। और वो जो नांदा था वहाँ पे पहले गांव ही नहीं था, तो उसके बाद धीरे 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 आबादी बढ़ती गई, और फिर हमारा जो विस्थापन शुरू हुआ था वो 1500 ईस्वी में हुआ था। इस जगह से 5 बार पहले तो जत्थे चलते थे, बैलगाड़ी से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्यों निकले ये सबको पता है कि पानी ही सब कुछ है, जहाँ पानी वहीं डेरा डाल दिया, वहीं पे गांव बन गया, पहले यही होता था। और सभी को ये भी पता था उस समय, नांदा वालों को ये भी पता था कि यार पूरब के अंदर गंगा और यमुना है, सबको पता था। नहर सिस्टम था नहीं, नदी सिस्टम था। तो पूरब में है एक, दूसरा सतलुज, पूरब में सतलुज है और पश्चिम में सिंधु नदी है। इन्हीं दिशाओं में हमारा विस्थापन हुआ। तो इसमें हमारे 5 हमारे जो जत्थे निकले थे। पहला जत्था 1775 में यूपी की तरफ गया, दूसरा 835 में वो भी यूपी की तरफ गया। खासकर ये गंगा यमुना की जो तराई है ना, उस इलाके में हमारे बहुत गांव हैं। आपने जो सारी जो जानकारियाँ जुटा करके आपके जो लोहाच गोत्र के इतिहास के बारे में सारी जानकारियाँ आपने इसमें लिख रखी है? इसमें लिख रखी है, और इसके लिए मेरे को
आप पूछेंगे कि कहाँ से पता चला जी। पहले जो एक भाट एक जाति होती है, उनका काम ही होता है कि किसी गोत्र विशेष का इतिहास अपने बही संजो कर रखना, बही में लिखना। अच्छा। तो हमारा भी एक भाट है, वो हर साल आता, तो उसके पास से मेरे को एक कागज़ पे लिखा हुआ मिल गया था कुछ, लेकिन फिर उसको फेर किया गया। फिर मैं बोला कि मैं इस पे यकीन कैसे करूं कि आप सही बोल रहे हो। फिर बोला कि जी हम चंद्र बरदाई के वंशज हैं और हम ये करते आ रहे हैं। तो हमारे पास ताम्र पत्र है। इससे पहले जब किताब तो बाद में आई, उससे पहले ताम्र पत्र होता था। हाँ, तो वो थे। मैं बोला दिखाओ, तो उसने ताम्र पत्र की लिखित को ही पक्का सबूत मानते हैं, मौखिक को नहीं, लिखित को। लिखित को ताम्र पत्र से उन्होंने बही में उतारा और बही से फिर उसको हर साल ये अपडेट करते गए। तो जितना रिकॉर्ड था वो मेरे पास 2020 तक का था। 2020 के बाद टेलीफोन से हर गांव से पूरी फैमिली ट्री बनाई और अभी सारे 40 के 40 गांव की 41, किसी गांव में 42 है। हरियाणा में जो लोहाज गोत्र के 46 गांव है। 40 गांव है जी, पूरे हरियाणा में। हाँ, अभी तक हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो इस किताब के अंदर भी दिया हुआ है, पीढ़ी संख्या दे रखी है और 41-42 लगभग हर गांव की। लाल सिंह से लेकर अब 41 या 42वीं पीढ़ी चल रही है। अब से 1 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें भी इसका नाम, उस बच्चे का नाम मिलेगा। अच्छा। और हम हर 2-3 साल में इसको अपडेट करते हैं। किताब के साथ साथ इंटरनेट के ऊपर loachwans.com हमारा सारा वहाँ पे डेटा है। बिल्कुल। मनोज भाई, आपका जो बेटा हुआ, पुत्र हुआ है, उसका रिकॉर्ड भी इसमें चढ़ा बिल्कुल है। हाँ जी, उनका भी है इसमें। मानविक लोहाच जो मेरा बेटा है, उनका भी रिकॉर्ड इस बुक में है। मैंने जब पढ़ा तो मैं देख के थोड़ा सा हैरान हो गया। मैं उससे पहले मैं कर्नल साहब को नहीं जानता था। मैं ये मेरे पापा एक किताब लेके आए, मैंने इसको पढ़ा, मैंने देखा। उसके बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं इनसे मिलूं और उसी पर्पज से मैंने इनको यहाँ बुलाया। और जो ये किताब है और जो हमारे बात गोत्र की है, गोत्र सिर्फ एक नींव है जी, और हमारा लक्ष्य समाज है। समाज को अपना योगदान देना। गोत्र का ये है कि हम समाज को ये बता पाएँ कि हम भी हैं समाज में और हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जैसे गोत्र सिर्फ जड़ मात्र है और समाज एक वृक्ष है, तो हम उस वृक्ष की जड़ हैं और हम उस वृक्ष के लिए जितना अच्छा जैसे न्यूट्रिशन देंगे उतना ही अच्छा वो फैलेगा। सारी चीज़ें उसको जितनी अच्छी मिलेंगी, तो हम समाज में कुछ अच्छा देंगे तो समाज अच्छा बनेगा, बुरा देंगे तो समाज बुरा बनेगा। तो हमने समाज को अच्छा बनाने के लिए गोत्र से शुरुआत करी है। शुरुआत गोत्र से है, लक्ष्य समाज है। हमने समाज को ही अच्छा देना है और हम अपने सब भाइयों को साथ लेके, जितनी भी हमारी 36 बिरादरी हैं, जितने भी गोत्र हैं, मेरे दादरी में भी सबका सम्मान है। लेकिन हम अपने को ये बताना चाह रहे हैं कि हम हैं समाज में और हम समाज के लिए अच्छा करेंगे। इस बुक से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। अगर शायद कर्नल साहब ये शुरुआत नहीं करते तो मैं इतना कुछ नहीं सोचता। और इनका कुछ इस बुक को पढ़ के मेरा मिलने का दिल हुआ इनसे। बिल्कुल। देखो भाई, अपने इतिहास के बारे में जान करके मनोज भाई ने जिस प्रकार से खुशी हुई है, आत्मीय तौर पर जो खुशी हुई है, ऐसी खुशी जो भाई लोहाज गोत्र के जो बेटा बेटी हैं, भाई आप अपने इतिहास के बारे में, जो हरियाणा के तकरीबन 46 गांव के अंदर भाई लोहाज गोत्र के जो परिवार हैं, जो उनके बेटा बेटी है, भाई इंटरनेट के ऊपर भी फौजी साहब ने बता दिया कि सेवा उपलब्ध, आप वहां पर अपनी जानकारी जुटा सकते हैं। और भाई मनोज भाई ने जो बताया है, भाई गोत्र केवल नींव यानी कि नींव होती है, बावजूद उसके 36 बिरादरी जो होती है मिलकर के समाज को बढ़ाने का कार्य करती है। और जो भाई लोहाज गोत्र की तरफ से जो भी समाज को अच्छा दिया जाएगा, और जो अभी तक लोहाज गोत्र के बेटा बेटी ने समाज के लिए जो अच्छा दिया है उसको संजो के रखने का, और एक अच्छी एक प्रेरणा मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। भाई एक दूसरे को देखते हैं, भाई फला बेटे ने समाज के लिए किया है, उस बेटी ने समाज के लिए किया है, तो एक दूसरे को देख करके एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच बढ़ती है। तो फौजी साहब, क्या लक्ष्य है फिर आपके संगठन का? जैसे आपने संगठन भी बनाया है, भाई लोहाज खाप बताएं या संगठन बताएं, इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? भविष्य में क्या रोड मैप तैयार किया है? बिल्कुल, इतिहास तो हमारा जी पूरा आ गया जी। अभी हमारा यही है कि जैसे हम करते भी आए हैं, हमारा मकसद है कि
आज के ज़माने में समाज के अंदर बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ हैं। बिल्कुल जी। और हम इसके लिए हर साल एक मिलन समारोह, जिसको गेट टुगेदर भी बोल सकते हैं, वो करते हैं। अभी हमारा जयपुर में हुआ था, उसमें हम सामाजिक जो बुराई है उसके विषय पर हम प्रकाश डालते हैं। और उदाहरण के तौर पर कि भाई दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हैं, तो दहेज नहीं लेना, इस टाइप की हम कुरीतियों के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। और हमें अभी अभी अपना मुखिया चुना है जी, नीमली गांव से है। हाँ। पहलवान जी। हाँ। तो जो लोहाज गोत्र है, इसका जो नेतृत्व करेंगे। हाँ जी जी, बिल्कुल। तो क्यों चुना है, वो इसलिए चुना कि भाई जब लोहाज के अलावा किसी भी दूसरे समाज में जो भी गेट टुगेदर होता है, वहाँ पर हमारी भागीदारी हो, वहाँ पर जाकर हम पक्ष रखें और हम ये दिखाएं भाई हम भी समाज के साथ हैं। जैसे दलाल खाप है, सांगवान खाप है, मलिक खाप है, वैसे आपकी तरफ से भी नेतृत्व होगा भाई लोहाज खाप या संगठन का ये नेतृत्व और अध्यक्ष ये है इनकी तरफ। हाँ, ये रणबीर पहलवान जी हैं, ये एक्स MLA हैं राजस्थान विधानसभा से। तो ये हमारा चेहरा है। और ये नहीं जाटों का, देखो मैं जाति प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं उसके कभी फेवर में नहीं। सारी जातियाँ बराबर हैं, चाहे पंडित समाज का हो, चाहे जाट समाज का हो, चाहे राजू, तो उसके अंदर हमारी भागीदारी रहेगी। और जो भी जो पॉजिटिव स्टेप होंगे, हमारा समाज हमेशा तैयार रहेगा। बिल्कुल। मनोज भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपने भी नौजवान युवा हैं, आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? खाप की तरफ से एक दूसरे को मिलकर के मतलब क्या रोड मैप तैयार किया? ये इन्होंने नींव रखी है कर्नल साहब ने। हम निर्माण करेंगे, श्रेय नहीं, हम परिवर्तन करेंगे समाज में। बिल्कुल, हमारा ये लक्ष्य है। और इनका इतना है कि अभी जैसे युवा पीढ़ी है, जो मैं उसको साथ लूँगा, जो टेक्नोलॉजी है उसको साथ लेंगे और हम इनका सहयोग करेंगे। पहले हम इस संगठन को मजबूत बनाएंगे और जब ये संगठन को हम इस लायक बना सकेंगे कि ये समाज के कुछ काम आए, तो हम समाज की भी मदद करेंगे। हमारा लक्ष्य समाज को सुधारना है, जहाँ तक हम सुधार सकें। ये नहीं है कि हम मतलब सब कुछ बदल देंगे, लेकिन हम जहाँ तक पहुँच पाएँ, जिन जिन को हम बदल पाएँ, जो अभी जैसे नशे में है युवा, काफ़ी बहुत नशा फैल रहा है, तो हम उनको बचा पाएँ। नौकरी एक मतलब नीड है, लेकिन उसके बिना भी काम हो सकता है अगर हम में कोई काबिलियत है। और अगर हम बिना नशे के और अच्छा अपना खाना भी बढ़िया रखें, तो हम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो अब जैसे कुछ युवा हैं, आज के दिन सट्टे में काफ़ी उतर गए हैं, नशे के उसमें काफ़ी उतर गए हैं, तो वो कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो हम उन नशे से, उन कुरीतियों से जो समाज में फैली हुई हैं, जहाँ तक अपने युवाओं को, हमारे गोत्र के जो युवा हैं, उनको बचाने का काम करेंगे। और उससे आगे मैं एक NGO स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, जो भी मेरे एरिया में जो भी आवश्यकता अनुसार चीज़ लगी, अभी हम जैसे कर्नल साहब से भी बातचीत कर रहे हैं चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में। हाँ जी, हाँ जी, इनसे कर्नल साहब से भी बात करें कि हम किस चीज़ को लेके हम शुरुआत करें। तो मैं वहाँ विजिट करूँगा दादरी में, थोड़ा सा हम सर्वे करेंगे कि किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, हम उसी चीज़ पे काम करेंगे। और मैंने बॉक्सिंग करी है अपने भिवानी से, विष्णु भगवान मेरे कोच रहे हैं स्टेडियम में, भिवानी स्टेडियम में। तो मैं खिलाड़ियों पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। तो मेरा ये है कि हम उन खिलाड़ियों को, जो प्रतिभाशाली युवा, पढ़ने में जो बच्चे हैं, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो हमने ये देखना है। मैं संस्था जो बना रहा हूँ, मेरा एम रहेगा कि हम ये देखें कि हम उनकी कितनी मदद कर पाते हैं। हम जितने, ये नहीं है कि हम सब कर देंगे उनके लिए, लेकिन हम जो सहयोग दे सकेंगे ना, वो हम उनको देना चाह रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी सक्षम और जो बंदा है वो मेरे साथ जुड़े, और अगर वो चाहे तो इसमें मदद करे। जो इस मतलब लायक है, नहीं पहुंच पाते आर्थिक रूप से कमजोरी के कारण, हम उनको आगे भेजने का काम करेंगे। वही तो हमारा चेहरा चमकाएंगे कल को जाके। अब जो सक्षम नहीं है वो सिफारिश के दम पे आगे पहुंच जाते हैं, या ये लगा लो आप, जो सक्षम है उनके पास वो धन नहीं होता, आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं होते, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो हमारे देश में ओलंपिक में मेडल कहाँ से आएंगे? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारा संगठन एक या दो चेहरे भी ऐसे भेज पाया, जो पढ़ाई में लगा लो या स्पोर्ट्स में लगा लो, जो देश का नाम चमकाएंगे या देश की व्यवस्था में उनका योगदान रहेगा, IAS IPS जो भी बनेंगे, तो हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। गोत्र सिर्फ एक नींव है, लक्ष्य हमारा समाज है। और 36 बिरादरी है, उसमें सब हैं अपने
हरिजन भाई भी हैं, मतलब सबको हमने साथ लेना है। हम किसी एक, मैं ज़्यादा किसी एक धर्म को या किसी एक चीज़ को ये नहीं मानता कि हाँ अपने धर्म को मानना ये मेरी राय है, अपनी राय है, ये मैं किसी पे थोपूंगा नहीं, और वो मानना भी चाहिए। उस पर मैं गर्व करता हूँ कि मैं जाट जाति से हूँ और हिंदू धर्म है, कि ये सबकी अपनी अपनी है। जो भी जिस भी जाति में हुआ है सबको गर्व होना चाहिए और काम समाज के लिए करना चाहिए। गर्व सबको अपनी अपनी जाति पे, लेकिन किसी भी मतलब गर्व प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति पर, लेकिन दूसरी जाति और धर्म को नीचा नहीं दिखाना है। वो हमारा लक्ष्य है ही नहीं। और ना हम जैसे अपने धर्म को या अपनी जाति को मैं प्रमोट नहीं करूंगा कि मैं ऐसे हूँ। हाँ, मैं ये इतना बता रहा हूँ कि हाँ मुझे उस चीज़ पे गर्व है, लेकिन काम मुझे समाज के लिए ही करना है और समाज के लिए ही करेंगे। ये पहल है मेरी, आगे देखो क्या होता है, समाज कितना साथ दे पाता है। बिल्कुल भाई, फिलहाल जो विचारधारा है भाई, जो पॉजिटिव सकारात्मक समाज के बारे में मनोज लुहाच भाई ने बताई, और साथ साथ में जो भाई आज का जो मुख्य किरदार था लुहाच गोत्र का जो इतिहास की जानकारी देने के लिए खुद कर्नल करमबीर सिंह लुहाच हमारे साथ मौजूद रहे हैं। 40 साल तक इन्होंने देश की सेवा की और तकरीबन 4 साल से लगातार समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं। भाई नौजवान युवाओं के लिए, समाज के लिए जो इन्होंने रोड मैप तैयार किया है, वो पूरी प्रतिक्रिया इन्होंने इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी बताई है। फिलहाल वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मर्यादित भाषा में क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें। अजय भाई जी, मैं एक बार थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। जी जी भाई जी। जो लुहाच गोत्र के युवा जो हैं, मैं उनसे एक मेरा निवेदन है, एक छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मान के, और ये जो किताब है, इस किताब पे एक बार आप ना रुको थोड़ा सा, इस पे दिखा दो, जूम करो भाई। नंबर है ये, इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना। ये किताब भी आपको हम अवेलेबल करा देंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि लुहाच भाई एक बार इसको जरूर पढ़ें। इसमें जो लुहाचों का जो समाज के लिए योगदान है वो है, ये मैं उन युवाओं के लिए बता रहा हूँ। इसको पढ़ के आपके जीवन में एक अलग सी उमंग जागेगी, आपको एक राह मिलेगी। आप भटक गए हो तो आप उस चीज़ को, इसको पढ़ के आपको एक बुजुर्ग इंसान का अनुभव मिलेगा, जिन्होंने सेना के लिए इतना कुछ करा, अपने गोत्र के लिए इतना कुछ करा। ये चाहते तो ये अपने घर आराम से बैठ सकते थे रिटायर होने के बाद, फिर भी इनको समाज में इतनी रुचि थी कि इन्होंने समाज को सुधारने की एक राह चुनी। और आज मैं जैसा भी हूँ, जितना भी सक्षम हूँ, अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, मैं इस संगठन और इनके साथ हूँ। और मेरी एक ही बस लक्ष्य है कि समाज को, मैं जहाँ तक मैं पूरे देश में नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन संगठन इतनी बड़ी ताकत होती है कि संगठन पूरे देश में भी बन सकता है। मैं शुरुआत अपने इलाके से जरूर कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मोटिव जहाँ तक हम फैल सकेंगे, हमें वहाँ तक पहुँचना है। बिल्कुल, ये मेरी राय है और निवेदन है नौजवान युवाओं से। ये सबसे आपसे ये मेरा निवेदन है। और जितने भी भाई आप देख रहे हो, अजय भारद्वाज भाई बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इनको ऐसे ही प्यार और इनका साथ बनाए रखो। ऐसे इतने अच्छे किस्म के पत्रकार नहीं मिलते। ये भी चाहते तो कुछ गलत तरह का कंटेंट बना के बड़ा जल्दी अपना फेमस हो जाते हैं। इनने लेकिन बिल्कुल साफ सुथरी और बढ़िया राह चुनी। और इनके साथ मैं जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि इंसान जितना जानता है उतना ही बता सकता है, मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं ये मेरे नॉलेज ये बोल रही है कि इनके साथ बड़े सभ्य तरह के, इनके जो देखने वाले हैं वो सारे बड़े पारिवारिक बंदे हैं। बिल्कुल भाई, तो फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, और क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें।